मैं वीनस पीजीटी सोशोलॉजी। बच्चों, आज हम क्लास +2 के लिए सामाजिक आंदोलन चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे। मतलब सामाजिक आंदोलन होता क्या है, सबसे पहले हमें यही डिस्कस करना है। सामाजिक मतलब समाज में रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ किया जाने वाला आंदोलन सामाजिक आंदोलन कहलाता है। देखो, सामाजिक व्यवस्था गतिशील रहती है। मीन्स समाज में परंपराएं, समाज के का रहने सहने का ढंग, समाज के तौर तरीके सब कुछ बदलता रहता है। पहले हमारी दादी नानी हुआ करती थी, अगर हम उनसे पूछे तो उनके ज़माने में और हमारे ज़माने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आज के ज़माने में आधुनिकीकरण आ गया है, संस्कृतिकरण आ गया है, हर व्यक्ति सफलता के लिए कार्य करता है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि ज़्यादा टाइम काम करना पड़ता था, समान काम के बदले में कोई समान वेतन नहीं मिलता था। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि समान काम के लिए समान वेतन मिलता है। ठीक है, हम 6 से 8 घंटे ही काम करते हैं, बाकी वीक में 1 या 2 दिन हम आराम करते हैं। शनिवार और संडे की जो छुट्टी है, सैटरडे और संडे की छुट्टी, वो भी एक लंबे आंदोलन का ही परिणाम है। बहुत कम लोग जानते हैं कि एक लंबे संघर्ष के बाद ही हमें ये कार्य करने के निश्चित घंटे प्राप्त हुए हैं और कार्य करने के लिए हमें परिस्थितियाँ अच्छी प्राप्त हुई हैं। बहुत कम लोग ही ये बात जान पाते हैं कि जो सैटरडे संडे की छुट्टी है वो एक लंबे आंदोलन का ही परिणाम है। 19वीं 20वीं शताब्दी में भारत में पता नहीं कितने आंदोलन चले होंगे, जिसके द्वारा विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा जैसी प्रथाओं से भारत को आज़ाद किया गया। राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारकों ने, स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे के प्रयासों से ही हमारे यहाँ इन कुरीतियों से छुटकारा मिल सका है। यानी कि सामाजिक आंदोलन एक ऐसा आंदोलन जो समाज में चल रही गलत कुरीतियों और कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाता है, जिसके द्वारा व्यक्ति को कहीं ना कहीं कोई ना कोई परिवर्तन देखने को मिलता है और सामाजिक व्यवस्था इस ढंग की बनती है कि वो व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग जीवन जीने शुरू कर देता है। वैसे भी हर एक समाज परिवर्तनशील होता है। ठीक है, जो समाज परिवर्तन को नहीं अपनाता वो एक समय के बाद समाप्त हो जाता है। अब जो सामाजिक परिवर्तन को अपनाता है, उस सामाजिक परिवर्तन के लिए भी लाखों लोगों को प्रयास करने पड़ते हैं। इन प्रयासों को ही आंदोलन का नाम दिया गया है। देखो बच्चों, सामाजिक आंदोलन होता क्या है, इसी पे हम डिस्कस कर रहे थे। पहले के ज़माने में क्या होता था कि मतदान का अधिकार भी सबको प्राप्त नहीं था। मतदान का अधिकार जब प्राप्त नहीं था तो एक व्यक्ति एक देश की शासन व्यवस्था में अपना कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं कर पाता था। इंग्लैंड में भी, मतलब इंग्लैंड जैसा विकसित देश जो आज के टाइम पे हम जिसको एक विकसित देश के तौर पे देखते हैं, वहाँ पे भी मतदान का अधिकार सबको प्राप्त नहीं था। इसलिए वहाँ पे चार्टिज्म के नाम से एक अध्यादेश लाया गया था, जिसमें मतलब पहले तो सिर्फ जिन व्यक्तियों के पास संपत्ति का अधिकार था या संपत्ति थी सिर्फ वही मतदान कर सकते थे। लेकिन चार्टिज्म के अंडर एक ऐसा सामाजिक आंदोलन चलाया गया जिसमें लोगों ने सबके लिए मतदान का अधिकार मांगा। लेकिन उसके बाद भी मतदान का अधिकार सबको नहीं मिला। 30 वर्ष से ऊपर उम्र की महिलाओं को ही मतदान का अधिकार मिला। मीन्स कहीं ना कहीं मतलब भेदभाव चलता रहता है समाज में, और उस भेदभाव को दूर करने के लिए व्यक्ति जब आंदोलन करने पे उतारू हो जाए तो उसको सामाजिक आंदोलन का नाम दिया जाता है। जैसे सामाजिक आंदोलन है क्या? सामाजिक आंदोलन वह गतिशील कार्य या प्रयत्न है। मीन्स लगातार चलने वाला प्रयत्न जो सामाजिक कुप्रथाओं, अंधविश्वासों, सामाजिक सांस्कृतिक भेदभाव आदि को दूर करने के लिए सामूहिक प्रयत्न हो। मीन्स सामूहिक तौर पर जब काफ़ी सारे व्यक्ति इकट्ठे होकर सामाजिक कुप्रथाओं, अंधविश्वासों और सामाजिक सांस्कृतिक भेदभाव को दूर करने के लिए कार्य करते हैं तो उसको सामाजिक आंदोलन का नाम दिया जाता है। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, उससे पहले भारत में भी प्रत्येक व्यक्ति को मतदान का अधिकार नहीं था। मतदान का अधिकार केवल उन्हीं व्यक्तियों के पास था जिनके पास संपत्ति का अधिकार था, जिनके पास संपत्ति थी। ठीक है, हमें मतलब पहले वाले ज़माने में अगर हम कहानियाँ सुनते हैं तो हमें साफ साफ पता चल जाएगा कि हमें जो है मजदूरी वो भी अच्छे से नहीं मिलती थी। मजदूरी जैसे मतलब फसल के टाइम पे ही
फसल का एक हिस्सा मिल जाता था, उपज का एक हिस्सा मिल जाता था मजदूरी के तौर पे, लेकिन पैसों के रूप में या रुपए के तौर पे कुछ भी भुगतान नहीं किया जाता था। मीन्स सामाजिक आंदोलन एक लगातार चल रहे भेदभाव, कुप्रथा या अंधविश्वासों के खिलाफ लोगों के द्वारा किया जाने वाला सामूहिक प्रयास होता है। इंग्लैंड में चार्टरिज्म के नाम से एक अध्यादेश आया था। इसकी वजह ये थी कि इंग्लैंड में सभी को मतदान का अधिकार नहीं था। इंग्लैंड जैसे छोटे से देश में जब 2,32,000 व्यक्ति एक अध्यादेश को साइन करके वहाँ की सरकार को देते हैं मतदान के अधिकार के लिए, तो ताकि सभी व्यक्तियों को चुनाव में भाग लेने का अधिकार मिले, तो उसको चार्टरिज्म का नाम दिया गया था। उसी आंदोलन की वजह से, ये चार्टरिज्म भी एक सामाजिक आंदोलन था, इसी आंदोलन की वजह से वहाँ रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मतदान का अधिकार मिला था। इसके अलावा अश्वेत लोगों को बराबर अधिकार दिलाने के लिए वहाँ की अश्वेत प्रजाति ने, अमेरिका में रहने वाले अश्वेत लोगों ने एक सामाजिक आंदोलन किया था, जो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति के खिलाफ किया जाने वाला आंदोलन भी सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत आता है। आंदोलन के लक्षण मीन्स सामाजिक आंदोलन का कैसे पता चलता है, कौन कौन से लक्षण होते हैं जिसे हमें पता चलता है कि सामाजिक आंदोलन है। देखो, चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई, इन जैसे बड़े शहरों में सिटी बसें चलती है, इतना सारा ट्रैफिक होता है, तो उसमें हज़ारों लोग रोज़ एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन उन एक्सीडेंटों के खिलाफ लोग एक रोष तो प्रकट करते हैं, लेकिन वो गुस्सा थोड़े समय के लिए होता है, थोड़े समय के बाद वो गुस्सा समाप्त हो जाता है या शांत हो जाता है। उसको हम सामाजिक आंदोलन का नाम नहीं दे सकते। सामाजिक आंदोलन तो वो होता है जो समाज में परिवर्तन लाए, समाज में गतिशील विचारधारा का निर्माण करे, उसको सामाजिक आंदोलन कहा जाता है। देखो, सामाजिक आंदोलन सबसे पहली बात चलाया क्यों जाता है? सामाजिक आंदोलन किसी सामाजिक समस्या या व्याधिकी के खिलाफ ही चलाया जाता है। समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने के लिए ही सामाजिक आंदोलन चलाया जाता है। ठीक है, मतलब समाज अब छत्तीसगढ़ और झारखंड जो राज्य हैं वो जनजातीय आंदोलनों की वजह से ही अलग राज्य का दर्जा उन दो राज्यों को मिला है। वजह क्या है कि वहाँ पे उन्होंने वनों पर अपना कब्जा पाने के लिए और अपना पुनर्वास करवाने के लिए वहाँ की सरकार के खिलाफ आंदोलन किया, और उस आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि दो राज्यों के तौर पे नए राज्य बनकर उभरे। ठीक है, मीन्स एक सामाजिक कुरीति या सामाजिक व्याधिकी के खिलाफ चलाए जाने वाला आंदोलन, लोगों के द्वारा उठाई जाने वाली आवाज़ सामाजिक आंदोलन कहलाती है। मतलब वहाँ के जनजातीय लोगों द्वारा चलाया जाने वाला आंदोलन सामाजिक आंदोलन का ही रूप था। सामाजिक आंदोलन मुख्यतः सामाजिक समस्या का निराकरण करने के लिए या सामाजिक समस्या को सुलझाने के लिए ही चलाया जाता है। ठीक है, मतलब राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ जब आंदोलन चलाया, तो वहाँ सती प्रथा के खिलाफ जो समर्थक थे उन्होंने तो धर्म सभा का निर्माण कर लिया और अंग्रेजी सरकार से सती प्रथा को ख़त्म ना करने की गुजारिश तक कर डाली। इसका मतलब ये था कि वो लोग चाहते ही नहीं थे कि सती प्रथा ख़त्म हो, लेकिन राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाए गए आंदोलन से और लोगों के द्वारा दिए गए उस समर्थन से अंग्रेजी सरकार को भी झुककर सती प्रथा को ख़त्म करना पड़ा। भारत में अंग्रेजों ने भी इस तरह के काफ़ी सारे सुधार किए थे। अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार से लोगों को पता चला कि सती प्रथा जैसी कुरीतियाँ तो हमारे समाज के लिए एक खतरा है। मीन्स वो आंदोलन का ही परिणाम था। ठीक है, उस आंदोलन के परिणाम के सामने जो धर्म सभा का निर्माण किया था सती प्रथा के समर्थकों ने, वो भी कमजोर पड़ गई। इसका मतलब किस लिए होता है सामाजिक आंदोलन? सामाजिक समस्या का निराकरण करने के लिए, समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने के लिए। विधवा पुनर्विवाह की बात आई तो लोगों ने राजा राम मोहन राय के खिलाफ बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई, लेकिन वो अपनी बात पर अड़े रहे, उनके समर्थक अपनी बात पर अड़े रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सामाजिक कुरीति हमारे समाज से हमेशा के लिए हट गई।
ये सामाजिक आंदोलन एक तरह से रक्षात्मक आंदोलन होते हैं। रक्षात्मक आंदोलन कैसे होते हैं? क्योंकि ये समाज में फैली हुई कुरीतियों के खिलाफ अपना काम करते हैं। मतलब समाज की व्यवस्था को गतिशील बनाए रखने के लिए इन आंदोलनों का होना भी पूरा आवश्यक होता है। किसी समय पे स्त्री शिक्षा के लिए जब राजा राम मोहन राय ने आवाज़ उठाई तो लोगों ने इसको कहा था कि स्त्रियों को पढ़ाना उचित नहीं होगा। इस तरह से मतलब सामाजिक आंदोलन भी तभी कामयाब होते हैं जब वो कुरीति के खिलाफ बनाए जाए। ये एक तरह से रक्षात्मक आंदोलन होते हैं, समाज की सुरक्षा करने में पूरी तरह से सहायक होते हैं। 1950 से 1960 के बीच में जब रंग भेद की नीति के खिलाफ आंदोलन चलाया गया तो श्वेतों ने इसका पूरा विरोध किया था। उस आंदोलन को भी रक्षात्मक आंदोलन कहा गया था, क्योंकि श्वेत और अश्वेत में डिफरेंस करना भी अपने आप में बहुत गलत है। जब श्वेत और अश्वेत में डिफरेंस हो गया है तो इसका मतलब समाज की रक्षा कहीं नहीं है, हर व्यक्ति को समान नहीं समझा जा रहा। तो इस तरह से यही कह सकते हैं कि हम सामाजिक आंदोलन एक तरह से रक्षात्मक आंदोलन है जो समाज की सुरक्षा को बनाए रखते हैं, समाज को गतिशील बनाए रखते हैं। ठीक है। उसके अलावा जब बात आई स्त्रियों को पढ़ाने की तो बहुत से लोगों ने इसका विरोध किया था। यहाँ तक कि जब दलित वर्ग के बच्चों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना, दलित वर्ग के लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल में भेजना शुरू किया तो समाज के उच्च वर्ग के लोगों ने अपने बच्चों को स्कूलों से निकालकर इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। लेकिन हर व्यक्ति के लिए शिक्षा उसका अधिकार है, तो इस तरह से समाज को गतिशील बनाए रखने के लिए सामाजिक आंदोलन होना बहुत आवश्यक होता है। ये एक तरह से रक्षात्मक आंदोलन का कार्य करते हैं जो समाज की व्यवस्था को अच्छे से और सुचारू रूप से बनाए रखने में मदद करते हैं। सामाजिक आंदोलन का मुख्य लक्षण ये होता है कि इसको शुरू करने वाला कोई व्यक्ति, नेता और महापुरुष होता है। मतलब कोई भी सामाजिक आंदोलन तभी सक्सेसफुल होगा जब उसकी नेतृत्व शक्ति हो, उसके पास नेतृत्व शक्ति होगी, नेतृत्व करने के गुण होंगे, एक विचारधारा होगी, उस विचारधारा से लोगों को प्रभावित करने की शक्ति होगी, समाज को गतिशील बनाए रखने की विचारधारा अगर कोई व्यक्ति रखता है तो ही सामाजिक आंदोलन सक्सेसफुल हो सकता है या सामाजिक आंदोलन सफल हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा वैचारिक शक्ति। जो नेता या महापुरुष अपने विचारों को लोगों के सामने रखता है या समाज से किसी कुरीति को हटाना चाहता है तो उसके पीछे एक वैचारिक शक्ति होती है। मीन्स कोई भी सामाजिक आंदोलन हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसके पीछे मेन तौर पे वैचारिक शक्ति अपना महत्व बनाए रखती है। विचारों की शक्ति होगी तभी तो सामाजिक आंदोलन कामयाब होगा। यानी कि विचार, जब लोगों के विचार मिलेंगे, क्योंकि ये एक सामूहिक प्रयास होता है, वो इकट्ठे मिलकर कार्य करेंगे तो सामाजिक आंदोलन का रूप वो ले सकेंगे। नेक्स्ट है हमारा संगठनात्मक कार्य पद्धति। देखो, कोई भी अगर औपचारिक संगठन होता है तो वो किसी के उद्देश्य को पूरा करने के लिए या लोगों के भले के लिए कार्य नहीं करता, वो सिर्फ अपने लिए कार्य करता है। तो संगठनात्मक कार्य पद्धति, सामाजिक आंदोलन तभी सफल होगा, सामाजिक आंदोलन किसी भी आंदोलन को तभी कहा जाएगा जब उसकी संगठनात्मक कार्य पद्धति होगी, उनका कार्य करने का ढंग होगा, उनके पास एक उत्कृष्ट वैचारिक शक्ति होगी और एक ऐसा नेतृत्व होगा जो उनके विचारों को ऊंचे तक पहुंचा सके या ऊपर तक पहुंचा सके। सामाजिक आंदोलन परिणाम मूलक होते हैं। परिणाम मूलक कैसे होते हैं? मीन्स उनके जब सामाजिक आंदोलन चलाए जाते हैं तो सामाजिक आंदोलनों के द्वारा किए गए कार्य की वजह से समाज में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि सामाजिक व्यवस्था गतिशील रहती है। जो समाज परिवर्तन को एक्सेप्ट कर लेता है वही समाज सक्सेसफुल होता है, नहीं तो एक लंबे समय में समाज की जो प्रगति है वो खत्म हो जाती है। ठीक है। यानी कि सामाजिक आंदोलन जो नेता और महापुरुष इसमें पूरी तरह से नेतृत्व करते हैं, उनकी एक वैचारिक शक्ति होती है, समूह की वैचारिक शक्ति इसमें मायने रखती है। इसके अलावा इसमें एक संगठनात्मक कार्य पद्धति पाई जाती है। मतलब वर्तमान समय में तो आंदोलन करने के और भी बहुत से ढंग हैं। मोमबत्ती हाथ में लेकर, मशाल जलाकर विरोध प्रदर्शन करना, ठीक है, कविताओं और गीतों के माध्यम से अपना विरोध प्रदर्शन करना, नुक्कड़ नाटक करना, नुक्कड़ नाटक करके लोगों के अंदर जागृति को बहाल करना, जन जागृति को जगाना। इस तरह से सामाजिक आंदोलन मतलब चाहे वो पुराना समाज हो, पुरातन संस्कृति हो या नई संस्कृति, सामाजिक आंदोलन अपना महत्व हर जगह बनाए रखते हैं।
सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन में अंतर। देखो, सामाजिक परिवर्तन एक गतिशील प्रक्रिया है, मतलब लगातार चलती रहती है, क्योंकि समाज के अंदर परिवर्तन होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। ठीक है, अब हम बात करें संस्कृतिकरण की या पंथ निरपेक्षीकरण की, या उसके अलावा संस्कृतिकरण के, पंथ निरपेक्षीकरण की, आधुनिकीकरण की, पश्चिमीकरण की, तो हम इन चीज़ों को सामाजिक परिवर्तन के तौर पे देख सकते हैं। लेकिन सामाजिक आंदोलन जो लंबे और निरंतर प्रयासों से कुछ प्राप्त होगा तो वो सामाजिक आंदोलन है। मतलब जो लंबे समय तक चलते रहते हैं और लगातार प्रयास करने से ही कामयाब होते हैं, वो सामाजिक आंदोलन है। सामाजिक आंदोलन भी अंत में सामाजिक परिवर्तन के रूप में ही परिलक्षित होता है। मीन्स सामाजिक आंदोलन का उद्देश्य भी समाज के अंदर कुछ परिवर्तन लाना होता है। अब देखो, दांडी मार्च के बारे में सबने सुना होगा। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। उसका नमक कानून तोड़ने के पीछे रीजन क्या था? नमक के रेट सस्ते हों, भारत में स्वदेशी वस्तुओं का महत्व बढ़े, हमारे कुटीर उद्योग खत्म ना हो, ठीक है, नमक पर लगाया जाने वाला कर खत्म हो। इस तरह से ये सब कुछ सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए किया गया था। लेकिन था क्या? सामाजिक आंदोलन के तौर पे। मीन्स लंबे समय तक जब एक सामूहिक प्रयास किया जाता है समाज को परिवर्तित करने के लिए, तो उसको सामाजिक आंदोलन का नाम दिया जाता है। समाजशास्त्र और सामाजिक आंदोलन आपस में कैसे संबंधित है, यानी कि समाजशास्त्र का अध्ययन करने के लिए सामाजिक आंदोलनों का अध्ययन क्यों आवश्यक है? देखो, समाज में जितने भी परिवर्तन होते हैं वो सामाजिक आंदोलनों के परिणाम स्वरूप ही होते हैं। आंदोलन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन वो अपनी अहमियत रखता है। ठीक है, मतलब समाज में फैली हुई कुरीतियाँ, समाज में फैली हुई व्यादकी को दूर करने के लिए ही सामाजिक आंदोलन चलाया जाता है। अब समाज में हर एक कड़ी का इसमें यूज़ किया जाता है। समाज व्यक्ति से मिलकर समाज बना है, समाज से मिलकर गांव या शहर बनते हैं, और उन समाजों में फैली हुई व्यादकी को दूर करने के लिए सामाजिक आंदोलन चलाया जाता है। यानी कि इमाइल दुर्खीम जैसे व्यक्ति ने भी अपनी सारी रचनाओं को, अपने सारे शोधों को इसी चीज़ पे केंद्रित किया है। उन्होंने आत्महत्या में भी इसी बारे में दिखाया है कि मतलब निम्न समाज के लोग जो होते हैं वो ज़्यादा परेशान रहते हैं। वजह, उनको भी सामाजिक आंदोलन करना पड़ता है, क्योंकि वो समाज में फैली हुई कुरीतियों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। समाज में श्रम को कैसे विभाजित किया गया है, पूंजीवादी समाज हो गया, औद्योगिक समाज हो गया, तो वो भी उन्होंने अपनी रचनाओं में दिखाया है। बहुत से विद्वान कार्ल मार्क्स की विचारधारा से भी प्रभावित है। कार्ल मार्क्स मतलब समाज को पूंजीवादी समाज में और मतलब पूंजीवादी समाज में शोषित समाज में बांटता है। वो सबसे पहले कहता है कि पूंजीवादी समाज हमेशा से ही शोषित समाज का शोषण करता आया है, निम्न वर्ग के लोगों का शोषण करता आया है। उनको नियमित मजदूरी नहीं मिल पाती, नियमित काम करने के घंटे नहीं होते, मतलब उनको नियमित घंटों से ज़्यादा काम करना पड़ता है, उनका हर जगह शोषण होता है। तो ये चीज़ कार्ल मार्क्स ने अपनी रचनाओं में बताई है। ईवी थॉमसन जैसे इतिहासकार ने भी भीड़ और झमकट जैसे शब्दों का पूरा विरोध किया। उन्होंने कहा, अपने शोधों के द्वारा दिखाया है कि शहरी क्षेत्र में रहने वाला मजदूर तबका जो है वो ज़्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि उनको ना तो उचित रोजगार मिल पाता है और ना ही उचित मजदूरी। नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक आंदोलन के सिद्धांत, मीन्स आइडियोलॉजी। सामाजिक आंदोलन के सिद्धांत में हम प्रमुख तौर पे सापेक्षिक वंचन के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। सापेक्षिक वंचन का सिद्धांत होता क्या है? जब एक समाज या समाज का एक तबका ये महसूस करता है कि उसके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हुआ है, मतलब अपने आप को विकृत या कमजोर या अभावग्रस्त महसूस करता है समाज का एक तबका, तो उसको सापेक्षिक वंचन के सिद्धांत के अंतर्गत रखा जाता है। उदाहरण के तौर पे उच्च शिक्षण संस्थानों में जब आरक्षण लागू करने की बात आई, तो मतलब समाज के एक तबका उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। मतलब क्या हुआ? आरक्षण लागू करने का मतलब ये था कि मतलब हाई मार्क्स प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की तुलना में, हाईएस्ट मार्क्स पाने वाले विद्यार्थियों की तुलना में समाज के निम्न तबके के उन लोगों को एडमिशन देना जिनका
जिनको अभावग्रस्त समझा गया था, मीन्स उनके साथ तो भेदभाव हुआ कि उनके तो 80% है लेकिन एडमिशन हो रहा है 50% वाले का, ठीक है। 80% होते हुए भी वो एडमिशन से वंचित हैं और 50% वाले का आरक्षण का कोटा होने की वजह से एडमिशन हो गया है उन शिक्षण संस्थानों में। तो इसको सापेक्षिक वंचन का सिद्धांत कहा जाता है। जब मतलब इन लोगों ने 80% वाले लोगों ने ये महसूस किया कि वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो गए हैं, तो ये इस चीज़ ने एक सामाजिक आंदोलन का रूप ले लिया। लोगों ने आरक्षण के खिलाफ या निर्धारित कोटे के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। चैप्टर में आगे एक टर्म बताई गई है, गतिशीलकरण संसाधन। मीन्स किसी भी सामाजिक आंदोलन को चलाने के लिए संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग करना कि सामाजिक आंदोलन पूरी तरह से सफल हो, उसको गतिशीलकरण संसाधन भी कहा जाता है। किसी भी सामाजिक आंदोलन को चलाने के लिए एक नेता या महापुरुष का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। जब उसकी विचारधारा से लोग प्रभावित होंगे तभी तो आंदोलन पूरी तरह से सफल होगा। मीन्स गतिशीलकरण संसाधन ऐसा होता है, उन संसाधनों को कहते हैं जो सामाजिक आंदोलन के पूरा होने के लिए या सामाजिक आंदोलन को चलाने के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व हो। अब गांधी जी थे, गांधी जी अगर कुछ भी कहते, उनकी आइडियोलॉजी ही इस तरह की थी, हजारों की संख्या में लोग उनके पीछे चल देते थे, उनकी विचारधारा से प्रभावित होते थे, ठीक है। इसलिए इसको सामाजिक वंचन का सिद्धांत के अंतर्गत जो गतिशीलकरण संसाधन दिया गया है उसका मीनिंग ये है कि भाई वो संसाधन जो किसी भी सामाजिक आंदोलन के लिए की सफलतापूर्वक संचालन के लिए आवश्यक होते हैं और जो लंबे समय तक कार्य करते हैं उनको गतिशीलकरण संसाधन का नाम दिया गया है। सामाजिक संघर्ष होता क्या है? सामाजिक संघर्ष एक ऐसी सामाजिक अंत्यक्रिया है जिसमें प्रत्येक सहभागी अपनी इच्छा को दूसरे व्यक्तियों के प्रतिरोध के बावजूद उन पर थोपते हैं। मीन्स सामाजिक अंत्यक्रिया है जिसमें प्रत्येक सहभागी, उसमें भाग लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा को दूसरे व्यक्तियों, चाहे वो कितना ही प्रतिरोध कर ले, लेकिन उन पर थोपते हैं, ठीक है। इसमें दूसरी मतलब इनका उद्देश्य क्या होता है? कमजोर को नुकसान पहुंचाना या दूसरे समूह को नुकसान पहुंचाना या उनके कार्य में बाधा डालना। ये सामाजिक संघर्ष, यही चीज़ जो है वो सामाजिक संघर्ष को जन्म देती है, ठीक है। सामाजिक संघर्ष के बारे में जेम्स स्कॉट ने अपनी बुक वेपन्स ऑफ द वीक में लिखा है। इसमें उन्होंने मलेशिया के कामगारों और मजदूरों और कृषकों की स्थिति को दर्शाया है और उन्होंने कहा है कि मतलब ये एक अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाना ही एक छोटा संघर्ष होता है और ये लगातार कई लंबे समय तक गतिशील रहता है। और कोई भी सामाजिक आंदोलन तभी सक्सेसफुल होता है, तभी सफल होता है जब सब व्यक्ति मिलकर या संगठित रूप से उस आंदोलन के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं या आवाज़ उठाते हैं। अब हम सामाजिक आंदोलन के प्रकारों पर डिस्कशन करेंगे। पहला प्रकार है मुक्तिपरक या रूपांतरणात्मक आंदोलन। इस तरह के आंदोलनों का मेन उद्देश्य ही होता है कि समाज में बड़ा परिवर्तन लाना। ये बड़े तौर पे क्रांतिकारी आंदोलन के तौर पे होते हैं। अगर इनके एक उदाहरण के तौर पे देखें तो हम महिला आंदोलन को लिया जा सकता है। महिलाओं को मतदान का अधिकार दिलाना अपने आप में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन था, ठीक है। वो मुक्तिपरक या रूपांतरणात्मक आंदोलन का ही परिणाम था। इसके अलावा हम चीन का माओ आंदोलन ले लेते हैं, जिसमें समानता और अखंडता के लिए वो आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। इससे मुक्तिपरक या रूपांतरणात्मक आंदोलन वो आंदोलन होते हैं जिसमें संघर्षकारी शक्ति इकट्ठे मिलकर कार्य करती है और क्रांतिकारी परिवर्तन समाज में लेकर आती है। नेक्स्ट है हमारा सुधारवादी आंदोलन। ऐसे आंदोलन समाज में सुधार लाने के उद्देश्य से या समाज में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से चलाए जाते हैं। इस प्रकार के आंदोलनों में हम मुख्य तौर पर 15वीं और 16वीं शताब्दी में राजा राममोहन राय द्वारा चलाए गए सुधारवादी आंदोलनों को शामिल कर सकते हैं। सती प्रथा के विरोध में चलाया गया आंदोलन, ब्रह्मा समाज की स्थापना,
ठीक है। उसके बाद विधवा पुनर्विवाह, इस तरह की जो कुरीतियों को दूर करने के लिए आंदोलन चलाए गए थे राजा राम मोहन राय द्वारा, वो सुधारवादी आंदोलन का ही दर्जा रखते थे। ठीक है। 1960 के दशक में भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था वो भी सुधारवादी आंदोलन के अंतर्गत ही आता है। ठीक है। आंध्र प्रदेश हमारा एक ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर पहली बार राज्य बनाया गया था। समाज में आमूल चूक परिवर्तन लाने के लिए जो आंदोलन चलाए जाते हैं उन्हें क्रांतिकारी आंदोलन कहा जाता है। हरित क्रांति भी इसी तरह का एक क्रांतिकारी आंदोलन था। ठीक है। हरित क्रांति का उद्देश्य मेन क्या था कि मतलब फसल के मामले में बहुत ज़्यादा उत्पादन करने की विधि, मतलब क्रांतिकारी आंदोलन वो आंदोलन है जो पूरी तरह से समाज में परिवर्तन कर देते हैं, उनको क्रांतिकारी आंदोलन का नाम दिया गया है। ठीक है। गांधी जी द्वारा चलाया गया दांडी मार्च भी एक क्रांतिकारी आंदोलन था जो गांधी जी की विचारधारा से पूरी तरह से लोगों में परिवर्तन ले आया था। ठीक है। इसका मेन उद्देश्य क्या था? नमक पर लगे कर को हटाना। सरदार पटेल ने भी इस क्रांतिकारी आंदोलन का पूरा समर्थन किया था और यही क्रांतिकारी आंदोलन था जिसने समाज में पूरी तरह से परिवर्तन ला दिया था और अंग्रेजी साम्राज्य हिल गया था। इससे अंग्रेजी साम्राज्य की नींव में, इस आंदोलन ने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव को खदेड़ने का कार्य किया था। सामाजिक आंदोलनों के वर्गीकरण का एक नया आधार भी बनकर उभर कर आता है सामने, जैसे कि पुराना बनाम नया, यानी कि पुराना वर्गीकरण के अंतर्गत हम उन आंदोलनों को लेते हैं जो सुधारवादी आंदोलन थे, जिन्होंने समाज में बहुत ज़्यादा सुधार किए थे। ठीक है। क्रांतिकारी आंदोलन आते हैं इसके अंतर्गत आता है उपनिवेशवाद के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले आंदोलन। इस तरह से मतलब सामाजिक आंदोलनों के वे प्रकार पुराने आंदोलनों के अंतर्गत आते हैं जो पूंजीवादी समाज के खिलाफ चलाए गए हों, उपनिवेशवाद के खिलाफ चलाए गए हों। और नए आंदोलनों में हम शामिल करते हैं महिला आंदोलन, कामगारों द्वारा किया गया आंदोलन, समान काम समान वेतन पाने के लिए किया गया आंदोलन, समान घंटों को प्राप्त करने के लिए किया गया आंदोलन। इस तरह से सामाजिक आंदोलनों का वर्गीकरण पुराना तथा नया इस आधार पर किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पारिस्थितिकीय आंदोलन। मनुष्य विभिन्न प्रकार के पर्यावरणों में रहता है, झीलों, वनों, जंगलों के बीच में हम अपना निवास स्थान ढूंढे हुए हैं। ठीक है। मतलब मनुष्य शुरू से ही पर्यावरण के मामले में हस्तक्षेप करता आया है और ये हस्तक्षेप औद्योगिक क्रांति के बाद से तो और भी ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब हमने बहुत ज़्यादा संख्या में पेड़ काट दिए हैं, विकास के नाम पे हमने प्रकृति को नष्ट कर दिया है, जगह बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, वनों के मामले में हमने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया है, जनजातीय इलाकों को एक जगह से विस्थापित होकर दूसरी जगह पर बसाया जा रहा है, उनका पुनर्वास किया जा रहा है। मीन्स पारिस्थितिकी हमने पर्यावरण के मामले में हर क्षेत्र में इंटरफेयर किया है। जो भूजल है वो भूजल का स्तर जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है। वजह यही है कि मानव ने उसका अत्यधिक दोहन कर लिया है। ठीक है। मतलब पर्यावरण को हमने हर तरह से प्रभावित किया है और पर्यावरण के मामले में इतना ज़्यादा हस्तक्षेप किया कि हमने वनों को काटना शुरू कर दिया है, पहाड़ और नदियाँ इनके रास्ते मोड़ दिए हैं। ठीक है। इनकी वजह से बांध बनाकर एक जगह पर पानी रोककर दूसरे इलाके के पानी को ख़त्म कर दिया है। इस पर्यावरण के मामले में मनुष्य ने हर तरह से इंटरफियर किया है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। पारिस्थितिकीय आंदोलन के अंतर्गत ही चिपको आंदोलन आता है। इस आंदोलन को मुख्य तौर पर किसने शुरू किया था? सबसे पहली बात सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा शुरू किया गया ये आंदोलन था। इस आंदोलन में यह आंदोलन उत्तराखंड में चलाया गया था। उत्तराखंड के वनों को काटने के लिए जैसे ही सरकारी ठेकेदार वहां पर पहुंचते थे तो वहां पर रहने वाली स्त्रियां इकट्ठी होकर पेड़ों से चिपक जाती थी और वो पेड़ों को काटने से मना करती थी। ठीक है। इसके बारे में रामचंद्र गुहा ने अपनी पुस्तक अनक्वाइट वुड्स में पूरी तरह से
बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि जब ये नारियाँ इकट्ठी होकर एक आंदोलन के तौर पर पेड़ों से चिपक जाती थी तो ये कहती थी कि ये पेड़ जो है हमारी जीवनदायिनी शक्ति हैं, ये वन हमें जीवन देते हैं, ये वन हमें औषधि प्रदान करते हैं, ईंधन के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं, फल फूल प्रदान करते हैं, इनको मत काटो। वो इन्हें काटने से पहले हमारे ऊपर आगी या कुल्हाड़ी चलाओ, ताकि मतलब हमारी ज़िंदगी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी इन पेड़ों की ज़िंदगी है। अगर पेड़ों के पास ज़िंदगी है तो हमारे पास ज़िंदगी है। ये रामचंद्र गुहा ने अपनी पुस्तक अनक्वाइट वुड्स में बताया है। सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलाया गया ये आंदोलन था। इस आंदोलन में उत्तराखंड में वनों को काटने से रोकने के लिए, सरकारी ठेकेदारों को रोकने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था उसको चिपको आंदोलन का नाम दिया गया है। वर्ग आधारित आंदोलन मतलब एक विशेष वर्ग द्वारा एक विशेष क्षेत्र में चलाए जाने वाले वो आंदोलन जो उस क्षेत्र की राजनीति से संबंधित हो या वहाँ पर होने वाली प्रक्रियाओं से संबंधित हो, उनको वर्ग आधारित आंदोलन का नाम दिया गया है। मीन्स एक स्पेशल वर्ग जब अपने हकों के लिए या अपनी निष्ठा को प्राप्त करने के लिए कोई आंदोलन चलाता है तो उसको वर्ग आधारित आंदोलन का नाम दिया गया है। इसमें से एक है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन मुख्य तौर पर 1858 से 1914 के बीच में चलाए गए थे। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध से पहले किसानों की स्थिति लगभग दयनीय थी। उनको मजदूरी के तौर पे कुछ अनाज ही दिया जाता था। ठीक है, औपनिवेशिक काल में उनका पूरी तरह से शोषण किया जाता था और उनसे लगान वसूल किया जाता था। बहुत से किसान अपनी ज़मीन बेचने को तैयार हो गए थे और उनको अपनी ज़मीन सस्ते भाव में जमींदारों को बेचनी पड़ी थी। वजह यही कि सूखा पड़ता था, बाढ़ आ जाती थी और उसकी वजह से उन लोगों को आंदोलन करने पर उतारू होना पड़ा। और ये जैसे बंगाल विद्रोह है, ये 1859 से 62 के बीच में चलाया गया था। नील की खेती के विरोध में चलाया गया था। अंग्रेजों ने नील की खेती करने के लिए उन लोगों पर दबाव डाला था, लेकिन नील की खेती पूरी तरह से व्यापारिक खेती थी और उनको मजदूरी के तौर पर कुछ ही रुपए दिए जाते थे और उसमें उनके घर का काम नहीं चल पाता था। तो ये बंगाल विद्रोह भी एक तरह से किसान आंदोलन ही था। बारदोली सत्याग्रह भी किसान आंदोलन था जो नील की खेती के विरोध में चलाया गया था। चंपारण आंदोलन भी इसी तरह का एक आंदोलन था जो बाद में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गया था, गांधी जी के नेतृत्व में शामिल हो गया था। वर्ग आधारित आंदोलनों में किसान आंदोलनों के अंतर्गत एक था बिहार किसान सभा। बिहार किसान सभा का जो आंदोलन था वो 1929 में चलाया गया। 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में इस आंदोलन को चलाया गया। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कहा था कि भाई किसान मतलब बिहार में किसानों को पूरा हक दिया जाए, किसानों और कामगारों को पूरी तरह से उनकी फसल का कुछ हिस्सा दिया जाए ताकि वो अपनी रोजी रोटी चला सके, अपनी आजीविका को चला सके। इसी तरह का एक ऐसा आंदोलन और था जिसको तिभागा आंदोलन कहते थे। तिभागा आंदोलन पाकिस्तान के उस हिस्से में चलाया गया था, पाकिस्तान के उस हिस्से में जो अब पाकिस्तान में है, मतलब जो उस हिस्से में चलाया गया था। और ये कृषक आंदोलन था, ये किसान की उपज को लेकर चलाया गया था। ठीक है, अंग्रेजों ने कहा था कि भाई आधी फसल को लगान के तौर पर दो, लेकिन वो 1/3 यानी कि एक तिहाई फसल को ही अंग्रेजों को लगान के तौर पर देना चाहते थे। इस आंदोलन को चलाने वाले नेता कौन थे? भवानी सेन। भवानी सेन के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया था। इसको तिभागा आंदोलन का नाम दिया गया था और ये आंदोलन पाकिस्तान के उस हिस्से में चलाया गया था जहां पर कृषक और कामगार पूरी तरह से अंग्रेजों द्वारा चलाई हुई रणनीतियों से परेशान थे। वे अपनी उपज का केवल 1/3 भाग ही लगान के रूप में देने के लिए तैयार थे। बच्चों, अब मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा करवाया गया ये चैप्टर सामाजिक आंदोलन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।